हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 9th जो हमें स्कूल से मिला हुआ है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक लेट्स स्टार्ट। ये सोशल साइंस का पेपर है। इसे पहला सेक्शन ये हमको दे रहा है पैसेज सॉल्व करने के लिए। एज जैसे कि ये सोशल साइंस का पेपर है तो इसमें हम पहले अपना टाइम बचाने के लिए पहले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आंसर, फिर पैसेज में ढूंढेंगे कहाँ पे दिया है वो, क्योंकि इसमें रीड बिटवीन लाइन्स में करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसे आंसर दिया रहेगा आपको। जैसे पहला है हु वाज रॉबर्ट ओवेन। मैंने पहले से टिक कर रखा है लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। हु वाज रॉबर्ट ओवेन। तो इसका आंसर अब आप देखिए। ये फर्स्ट लाइन, रॉबर्ट ओवन अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे वही इंग्लिश मैन्युफैक्चरर हम लगाएंगे। हेयर इंडियाना मीन्स। सेकंड क्वेश्चन हमारा इंडियाना मीन्स क्या है, ये रहा। पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए। अच्छा, कंट्रीज़ के बारे में देखिए, मतलब इंडियाना किस कंट्री में है। तो यहाँ पे ये देखिए दिया है, इंडियाना इज इन यूएस। फिर थर्ड क्वेश्चन है, लुई ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट या इंटरप्राइजेस दिया है। तो लुई ब्लैंक, हम देखते हैं लुई ब्लैंक के बारे में। ये यहाँ पे आप देखिए, लुई ब्लैंक 1813 से 1832 वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। ये तो यही अभी हमको यहाँ पे लिखना है। फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मैक्स। ये एक तो फिलोसफर थे। प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय। फोर ऑप्शंस हैं। अब कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को यहाँ पे दिया है तो यहीं पे कहीं दिया होगा, देखते हैं। हाँ, ये एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। ये तो यहाँ पे हमें टिक का लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो भी एक ठो पैसेज है। इसमें भी हम सेम कोई चीज़ करेंगे, क्योंकि हमको पता है ये सोशल साइंस का पैसेज है, इसमें लाइंस में आंसर दिए रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज रिलेशनशिप थ्रू द डैश रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरी टाइम कॉन्टेक्ट्स। देखते हैं कहाँ दिया है ये दिया है। यहाँ पे वैसे मैरी टाइम लिखा है लेकिन मैरी टाइम मतलब होता है वाटरवेज, तो हम यहाँ पे वाटरवेज लगा देंगे। नेक्स्ट, द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स। हमें जैसा पता है कि ज़्यादातर माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स नॉर्थ में है, तो इसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे देख लेते हैं फिर भी। ये द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ, ये रहा हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्या है, नेम द टू कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। चेक करते हैं कहाँ लिखा है इसके बारे में। ये द इंडियन न्यूमरल एंड द डेसिमल सिस्टम, दो ठो दिया है। तो ऑप्शन सी, बोथ इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम। फोर्थ, द इन्फ्लुएंस ऑफ द डैश स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम्स एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। मतलब किस देश का स्कल्पचर हमारे कंट्री में ज़्यादातर देखने को मिलता है, मतलब उनकी डोम्स, गुंबदें, उनकी मीनारें हमारे देश में देखने को मिलती हैं। तो इसका भी आंसर हम ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ दिया है ऐसा कुछ। ये ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर। तो यही हमारा आंसर हो गया। फिर से एक पैसेज है, चलिए कोई नहीं, अपनी पुरानी स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए इसे भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो हम ऐसा कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन देख रहे हैं फिर आंसर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर के पेपर में नहीं करेंगे, आप उसमें पढ़ना पड़ेगा पूरा। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज। अब नदर्न प्लेन, ये द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज पंजाब प्लेन्स। Formed by the Indus and its tributaries, the largest part of this plain lies in, चेक करते हैं कहाँ पे दिया है इसका बारे में। ये द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। नेक्स्ट, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता। ये तो फैक्ट है, मतलब ये पूरा उठाया ही गया है ज्योग्राफी की हमारी बुक से। देखते हैं कहाँ दिया है इसके बारे में। ये रहा, घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 क्वेश्चन सब में दिया है। आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स द रिवर डिपोजिट्स पेबल्स इन नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट, ये यहाँ पे है। इस रीजन को भाभर रीजन कहते हैं, जहाँ पे स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती हैं आने के बाद, वो पत्थरों के नीचे से बहने लगती है। जो नदियाँ आती हैं पहाड़ों से नीचे उतर करके जब इस रीजन में पहुँचती हैं तो वो पत्थरों के नीचे से बहने लगती है, इसलिए वहाँ पे डिसअपियर हो जाती हैं। 8 to 16 किलोमीटर ये दिया हुआ है। लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स नोन एज भाभर। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन 1 1 नंबर्स के थे। यहाँ पे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब ये कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, फ्रेंच सोसाइटी के इवेंट्स हैं, फ्रेंच सोसाइटी के इवेंट्स दिए गए हैं, हमें इन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज कर देना है। पहला है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग। ओके। द लुई 16 बिकम्स किंग ऑफ द फ्रांस, कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट्स जनरल, फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। तो हमें पता है सबसे पहले फ्रांस किंग बनेगा लुई 16, उसके बाद की सारी घटनाएं हैं। तो सेकंड हमारे बी और डी में दिया गया है, तो मतलब ये होगा या तो ये होगा। अब आगे देखते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर थर्ड ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन दिया है इसमें बी में, तो यही सही, हमें आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बाकी चाहे देख सकते हैं। उसके बाद फिर, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग एंड एट लास्ट फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। थस बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, डायरेक्टरी मीन्स ये रॉबिस्पियर के, जब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर जब मर गया था तो उसके बाद ये वर्ड मिला था हमें जब गवर्नमेंट बनी थी। एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। डायरेक्टरी। फिर हु प्रोफाउंडेड द आइडिया ऑफ अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। जैसे बताया था कि कार्ल मार्क्स पहले से ही एक फिलोसफर थे, तो ये इन्हीं के आइडियाज़ थे कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में। अप्रैल थेसिस, लेनिन जब आप अप्रैल थेसिस यहाँ पूछ रहा है, विच डिमांड्स ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट इंक्लूडेड इन अप्रैल थेसिस ऑफ लेनिन, मतलब नहीं है। अप्रैल थेसिस जब लेनिन वापस आया था जार के बाद, जब जार के एब्डिकेट होने के बाद, उसके बाद उसने कुछ अपनी डिमांड रखी थी अप्रैल में, तो उन्हीं को अप्रैल थेसिस के नाम से जाना जाता है। देखते हैं क्या नहीं है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ ड्यूमा, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू पीजेंट्स, हाँ इसने कहा था। एंड ऑफ वर्ल्ड वार 1, उसने वार के एंड के लिए भी कहा था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये भी कहा था, मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये सब फैक्ट्स हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेज, मतलब अगर लैटिट्यूड से हमारा क्या प्रभावित होता है, क्या क्या चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। तो चेंज इन सी डायरेक्शन, कोई मतलब नहीं इसका। वेदर कंडीशंस नहीं। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, तो यही सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज। जब हम हिमालयन माउंटेन्स को वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करते हैं तो इस तरह हम उनको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो उसी में जो चौथा पार्ट आता है तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, असम हिमालय। जो थोड़ा वाटर मार्क के पीछे छुप गया है, कोई नहीं। द नदर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय, नदर्न प्लेन्स में किससे बने हुए हैं, किस मिट्टी से, एलुवियल सेल। तो और ये क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला, मतलब पेनिनसुलर इंडिया या साउथ इंडिया कह सकते हैं। वैसे तो अगर इसमें ऑप्शन में कुछ ना होता, पूछ लेते लार्जेस्ट रिवर, तो हमको लगाना पड़ता गोदावरी, लेकिन इसमें कहा है कि इन चारों में से कौन सबसे लंबी है। तो हम देख सकते हैं नर्मदा 1312 किलोमीटर, माही 583, लूनी 495, साबरमती 371। तो नर्मदा से सबसे लंबी, वैसे भी सब ट्रिब्यूटरीज हैं और नर्मदा एक रिवर है, तो ऑब्वियसली वो बड़ी होगी। 13th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न्स डेवलप ऑन अ स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी टेरेन, मतलब जहाँ पे जैसे कुछ तिब्बत का इलाका है, तिब्बत में वहाँ पे सब एकदम पत्थर जुटे जुटे हैं, एकदम रॉकी टेरेन है, तो वहाँ पे जो ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। फिर अगला है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल,
ह्यूमन कैपिटल, वर्किंग कैपिटल या वेरिएबल कैपिटल? इसका आंसर होगा वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, इफ मोर देन 2 crops are grown on the same piece of land during the year, it is called multiple cropping। ये तो डिफिनेशन है इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर? मतलब कौन सा ऑप्शन एग्रीकल्चर सेक्टर के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है? तो पहला ऑप्शन है देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चरल पार्टली। इसका मतलब ये है जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, जैसे पहले वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर निर्भर थी, तो अब उसकी संख्या घट रही है, वो किसी दूसरे जॉब्स को भी पकड़ रहे हैं, ये बात सही है। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सेक्टर, यही सही, ये गलत है। एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। तभी हम आगे वाले ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सही है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जैसे कोई एक फील्ड है, अब उसमें अगर 4 वर्कर से पूरा खेत में जितना प्रोडक्शन होता है, अगर हम उसमें 10 वर्कर्स भी लगा देंगे तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, या मान लीजिए थोड़ा सा 10 kg 20 kg और बढ़ जाए। लेकिन अगर जो 6 वर्कर्स हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं, अगर वो वहाँ काम करने के अलावा कहीं और जाकर काम करते तो उनको कुछ ज़्यादा बेजेस मिलता, तो जिससे वो उनका एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट ही तो है। इसी अनएम्प्लॉयमेंट को ही क्या कहते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और अगला देखते हैं, इट इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। ये भी सही है, तो हमारा मतलब ऑप्शन 2 बी करेक्ट। 17th, थ्रू विच फैक्टर और फैक्टर्स इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज डन? ओनली मेडिकल केयर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड कैरियर प्लानिंग, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। मतलब आप जितना उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा, तो अगर हम ज़्यादा चीज़ें उसमें डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट है। हु डिड नॉट हैव द राइट टू वोट इन सऊदी अरेबिया? ये 2015 तक था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी वहाँ पे भी वोटिंग की राइट आ गए हैं, जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। वुमेन। क्वेश्चन नंबर 19th, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमिन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? इसका मतलब है कि इसमें कई 4 रीज़न दिए गए हैं, तो कौन सा रीज़न सबसे कम मतलब सही नहीं बैठता है इस बात को लेकर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में भुखमरी आ जाए? तो पहला है गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। मतलब अगर भुखमरी आने की कंडीशंस बनेंगी तो गवर्नमेंट डरती रहेगी कि अगर भुखमरी बन जाएगी तो हमारा अगली बार हमें वोट नहीं मिलेगा। बात सही है। ऑप्शन सी है फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमिन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब जो प्रेस रहेगा वो उस पर रिपोर्ट करती रहेगी, लोगों को बताती रहेगी ऐसा ऐसा हो रहा है, या ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग भुखमरी पड़ी है, ऐसे लोग मर रहे हैं, जो भी। ऑप्शन बी क्या है? पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। इस स्टेटमेंट का इससे कोई मतलब, जो हमारा ऊपर स्टेटमेंट दिया गया था उसका और इसका इस स्टेटमेंट का कोई रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं, तो यही हमारा सही होगा। और लास्ट वाला क्या है वो भी देख लेते हैं। अपोजिशन पार्टीज़ कैन ड्रॉ अटेंशन टू द हंगर एंड स्टारवेशन। ये भी बात सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो सही है वो बी। 20th है रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। ये एक स्टेटमेंट दिया है और हमें इसे पढ़ के बताना है कि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो मिड टर्म इलेक्शंस कोई इलेक्शंस होते नहीं हैं, बाई इलेक्शन कोई वर्ड है नहीं, मतलब है लेकिन कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। जो हो सकता है तो जनरल इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शन, लेकिन सही क्या होगा? जनरल इलेक्शंस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द एसटी इन द लोकल लोकसभा? तो इसका फैक्ट है, ये चैप्टर 2 में सिविक्स बुक में मिल जाएगा, 47। नेक्स्ट है द लैंड ऑफ द लॉ वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड जेंडर। चूज वन वर्ड फॉर दिस स्टेटमेंट। जस्टिस। मतलब सभी को एक समान राइट्स हैं, और सभी अगर किसी राइट्स का उल्लंघन होगा तो सबको एक बराबर न्याय मिलेगा, तो जस्टिस है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। इक्वल बिफोर लॉ मतलब इक्वलिटी, सभी को एक बराबर समानता दी गई है, इक्वलिटी। अब हमारा क्वेश्चन 24, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा मतलब सेक्शन सी आ गया। यहाँ से आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
अभी तक ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व किया, अब डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ टैक्सेज वर पेड बाय द थर्ड स्टेट इन फ्रांस। तो इसका आंसर ये, टाइप्स ऑफ टैक्सेज पेड बाय द थर्ड स्टेट इन फ्रांस वर टाइथ एंड टेल। टाइथ जो था वो चर्च को दे रहा था, चर्च क्या कहते हैं, कॉमन पीपल से टैक्स लेती थी, उसे हम टाइथ कहते थे। और टेल वो टैक्स होता था जो उस समय के फ्रेंच सोसाइटी या कॉमन पीपल या थर्ड स्टेट आप कहिए, क्योंकि जो टैक्स वाली बात आती थी, टैक्स केवल थर्ड स्टेट के लोग ही भरते थे, तो उसे केवल टेल, उस टैक्स जो लोग भरते थे, जो केवल डायरेक्ट स्टेट या गवर्नमेंट को जो दे दिया जाता था, उस टैक्स को हम टेल कहते हैं। फिर अगला है वाई इज पेनिनसुलर प्लेटू द ओल्डेस्ट लैंड मास। इसे लिखना था वाई इज पेनिनसुलर प्लेटू कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट लैंड मास, लेकिन ठीक है, इसका आंसर ये रहा। द पेनिनसुलर प्लेटू या टेबल लैंड, टेबल टेबल लैंड मतलब जैसे वो थोड़ा सा ज़मीन जो नॉर्मल सी लेवल है उससे थोड़ा उभरा हुआ है, लेकिन उसका जैसे माउंटेन्स की तरह नहीं कि उसी पतली पतली पीक्स हैं, टेबल की तरह वो भी एकदम ऐसे प्लेन है, ऊपर जाके कहीं थोड़ा सा। कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन रॉक्स से बना है, मतलब ओल्ड क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टल से कई छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा होकर के इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बने हुए हैं। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। आज से कई अरबों सालों पहले, कई बिलियन ट्रिलियन ईयर्स ऑफ पहले एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, जो पहले हमारे कॉन्टिनेंट 7 भाग में डिवाइड नहीं थे, मतलब 7 हिस्सों में बटे नहीं हुए थे, वो पूरे एक साथ थे। और उस जो एक साथ जो कॉन्टिनेंट थे सातों, उन्हें कहा जाता था पेंजिया। फिर उसके बाद वो 2 हिस्सों में बटे, और जो उसका नीचे वाला हिस्सा था उसी को गोंडवाना लैंड कहा गया। और उसके बाद फिर 7 हिस्सों में बटे, जैसा आज हम देखते हैं। तो ये जो हमारे प्लेट्यू हैं, इंडियन प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये उस समय के भी हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी पहले की बात है। एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, वही लिखा हुआ है। फिर इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, मतलब और करके दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चाहे आप इसको लिखिए या और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये हमारा पहले का है 26 के फर्स्ट का। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन refers to the process of adding to the stock of human capital over time. It is the process of acquiring and increasing, थोड़ा छुप गया है, नहीं आ गया, the number of skilled and experienced person. It is essential for the development of economy. इसका मतलब ये है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए टाइम टू टाइम ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमंस जो वर्किंग ह्यूमंस हैं, जो ऐसे जो काम कर रहे हैं, सभी ह्यूमंस काम करते हैं, मतलब जो लेबर कर रहे हैं, लेबर, तो उनका स्टॉक बनाइए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन। वर्कर्स तो हम सभी, मतलब वर्क तो हर कोई कर रहा है, उसमें भी कुछ फिजिकल वर्क कर रहे हैं, और फिजिकल वर्क में भी जो एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड हैं, उनका अगर आप स्टॉक करेंगे तो उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि इसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑब्वियसली। फिर अगला क्वेश्चन इसमें और जो था, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिफरेंस। तो सिंपल से कहा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी होती हैं, मतलब हम ऐसे कुछ खेत में बोए, आप खुद भी खाए, और जो थोड़ा बहुत बच गया उसे मार्केट बेच आए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये होती है कि हमने जितना बोया हमने खुद ही खा लिया या आस पड़ोस में बांट दिया, जो भी किया, लेकिन हम उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी बेचा तो हमें कुछ पैसा मिला, या उसके बदले बारगेन सिस्टम हुआ तो हमें कुछ और, हमने किसी को चावल दिया, किसी ने हमको गेहूँ दे दिया, तो उससे कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने जो पैदा किया उसे हम खुद ही खा गए या किसी को दे दिए। तो अगला क्वेश्चन है, हु ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन हाउ टू रिमूव इनइक्वालिटीज फ्रॉम आवर सोसाइटी। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि मतलब जैसे महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करने वाले तो बहुत सारे लोग थे, तो किसी हम एक पर्टिकुलर आदमी को ये कह दें कि वो उनको क्रिटिसाइज कर रहा है तो ठीक नहीं है। लेकिन इसका जो आंसर बुक्स में दिया गया है वो B.R. अम्बेडकर को लेके दिया गया है। B.R. अम्बेडकर हैड, वो भी क्रिटिसाइज नहीं करते थे, मतलब उनकी आइडियोलॉजी जो थी, गांधी जी की आइडियोलॉजी से थोड़ा अलग थी, तो इसीलिए थोड़ा उन दोनों में टकराव रहती थी, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर में। वही यहाँ लिखा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड। हाँ वही,